मज़र अब्बास साहब, आप कहिएगा, क्या समझते हैं एक और फोरम के ऊपर ये पहलगाम की एक्नॉलेजमेंट नहीं है बल्कि बलूचिस्तान का जिक्र, आपके ख्याल में ये भारत की नाकामी है? देखिए, पहले तो हमें देखना होगा कि ये एलामिया जारी होता है या नहीं होता। अगर एलामिया जारी होता है और एज़ इट इज़ जिस तरह अभी हम इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है भारत के लिए बहुत एक डिफ़िकल्ट पोजीशन हो जाएगी, क्योंकि उसने दस्तखत नहीं की, उसके बावजूद वो जारी हो जाता है और उसमें एग्जैक्टली इन चीज़ों का जिक्र होता है और पहलगाम के वाक़े का जिक्र नहीं होता, तो ये इंडिया के लिए और इंडिया के इंटरनली जो है मोदी को काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आई एग्री विद फैसल कि ये कहना कि क्या भारत दुनिया में तन्हाई का शिकार हो जाएगा, नहीं। देखिए, जो हमारी पोजीशन, ये अगर सवाल का प्लेसमेंट इस तरह होता कि क्या पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर हुई है इन पिछले 1-2 महीने में, तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान की पोजीशन बहुत बेहतर हुई है। भारत को आज दुनिया सेकुलर इंडिया के तौर पे नहीं देख रही, और यही इंडिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और सबसे बड़ा चैलेंज है। वो इंडिया को हिंदुत्वा के, क्योंकि मोदी बहुत ज़्यादा और बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है, उसने सेकुलर इंडिया का कॉन्सेप्ट जो है वो ख़त्म कर दिया है, सेकुलर इंडिया का नैरेटिव ख़त्म कर दिया है और हिंदुत्वा का नैरेटिव जो है वो हावी आ गया है। तो उसको दुनिया फिर उसी अंदाज में देख रही है और यही डिफ़िकल्टी है। दूसरी बात, जो इंडिया में इस वक्त डिबेट है वो ये है कि ये जो चंद दिन की जंग हुई और जिसमें इंडिया को काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम्स फेस हुई, उनको एक तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा, वहाँ अब ये डिबेट हो रही है कि इस वक्त जो इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज है वो पाकिस्तान नहीं, चाइना है, और चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तो अब क्या इंडिया जो एंटी चाइना लॉबी है उसके साथ किस हद तक जाके खड़ा होता है और क्या प्रोएक्टिव रोल प्ले करता है? हमारे लिए क्या चैलेंज है? हमारे लिए ये चैलेंज नहीं है कि इंडिया कितना डाउन होता है, हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली कितना स्ट्रॉन्ग होते हैं। और आप जितनी आपके यहाँ सियासी इस्तेकाम होगा, जितना आपकी मईशत बेहतर होगी, तो आप दुनिया में अपनी पोजीशन को मज़ीद बेहतर, क्योंकि आपकी पोजीशन सिर्फ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर होने की वो नहीं है, आप इकोनॉमिकली, क्योंकि इंडिया ज़ाहिर है एक बड़ी कंट्री है, दुनिया की कोई भी ताकत इंडिया के साथ जो है वो अपने इकोनॉमिक रिलेशनशिप ख़त्म नहीं करेगी और उससे इंडिया को फ़ायदा होगा। हमारा चैलेंज ये है कि हम इकोनॉमिकली कितना मजबूत होते हैं अगले चंद सालों में, कि हमने सिक्योरिटी देख लिया कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी सिचुएशन बेहतर हुई है और दुनिया इसको एक्नॉलेज कर रही है, लेकिन क्या इकोनॉमिकली हमारी पोजीशन बेहतर हुई है? क्या हमारे यहाँ सियासी इस्तेकाम है? क्या हमने कोई एक सिस्टम एवॉल्व कर लिया है कि ये पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम जो है अब चलेगा? तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हर चंद साल बाद एक नया तजुर्बा होता है, जिसकी वजह से आपके यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी रहती है और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी रहती है। तो ये आप इसको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पे हमें देखना चाहिए कि आज अगर हमारे नैरेटिव की बात सुनी जा रही है, दुनिया में सुनी जा रही है और इंडिया को चैलेंज का सामना है, तो ये हमारे लिए इत्मीनान बख्श बात है, लेकिन हमारे लिए चैलेंजेस बहुत हैं और इंडिया के लिए इंटरनली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बट मज़र साहब, आपने इस तरह स्टार्ट किया कि देखना पड़ेगा कि जारी होता है एलामिया कि नहीं होता। क्या ये इम्पॉर्टेंट है कि एलामिया जारी हो या ना हो, या ये इम्पॉर्टेंट है कि इनिशियली एतराफ़ किया सारी मेंबर स्टेट्स ने कि भारत का जो मौक़िफ़ है वो झूठ है? नहीं, अगर एलामिया जारी नहीं होता तो ये इंडिया इसको अपनी फतह करार देगा कि इंडिया के दस्तखत ना करने की वजह से एलामिया जारी नहीं हुआ, क्योंकि इस चीज़ की वजाहत आनी बहुत ज़रूरी है। अगर एलामिया जारी नहीं होता तो फिर किस लिए कॉन्फ्रेंस हुई थी? ज़ाहिर है इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस का हमेशा एक डिक्लेरेशन होता है, और अगर डिक्लेरेशन इंडिया के दस्तखत ना करने की वजह से ना जारी हो या तो कोई और रीज़न दिया जाए, तो फिर इंडिया के लिए इंडिया इस बात को प्रोपेगेट करेगा कि चूंकि उसने दस्तखत नहीं किए तो इसलिए एलामिया जारी नहीं हुआ। अच्छा, वैसे जैसे ब्रेक से पहले हम फैसल से बात कर रहे थे, उनका अंदाजा ये है कि हो जाएगा, बट नहीं हो जाएगा, मुझे आई एम श्योर हो जाएगा। बट उसमें ये जिक्र होता है नहीं होता। फैसल, हमें अगर आप ब्रीफली एज पॉसिबल समझा दें, हम बार बार ये भी कहते हैं एक छोटे, अगर उसको कंसाइज करें तो कि इसराइल की चीप कॉपी है
भारत या एक थ्योरी ये थी कि इंडिया इस रीजन में भारत को डेवलप कर रहा है या भारत की पुष्टपनाही कर रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए, लेकिन अभी हमने रिसेंटली ये देखा है कि सिफारती तौर पर वो कहीं ना कहीं टूटी है या उस तरह से अमेरिका की पुष्टपनाही या उस तरह से अमेरिका बैक नहीं कर रहा इंडिया को। क्या ये सिर्फ मिथ थी जो हमारे जहनों में ये थी, ये तासुर था, या वाकई में ऐसा था और कुछ मुख्तलिफ हुआ है? बहुत शुक्रिया। अच्छा, इंडिया जो है वो इसराइल की चीप कॉपी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया में कई तरह की आवाज़ें हैं और इंडिया में आज भी इसराइल जैसा जुल्म करने की कैपेसिटी नहीं है। जिस तरीके से वो रोज़ाना खाने की लाइन में लगे हुए 100 लोगों को सुबह मारता है, 100 को शाम में मारता है और उस पर बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होता, बल्कि ये कहता है कि हमें नहीं पता, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और एक एक छोटी छोटी 6 साल की बच्ची के सीने में 37 गोलियां मारने के बाद भी ये कहते हैं कि ये दहशतगर्दों के साथ थी। सो इंडिया अभी उस जगह पर नहीं है। हाँ, अगर आप ये बात करें कि हिंदुत्व जो है वो एक इसराइली ज़ायनिस्ट की एक चीप कॉपी है, देन यू आर 100% राइट। अच्छा, इंडिया के साथ मसला ये है कि वो अब ग्लोबल साउथ के साथ या फिर एशिया के साथ है या अमेरिका इंपीरियल नॉर्थ जिसको मैं बोलता हूँ उसके साथ है। अब उसको ये तय करना पड़ेगा, क्योंकि देखें एक तरफ वो है क्वाड में ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और इंडिया, 4 ममालिक का जो अलाइंस है। गो के ये नेटो की तरह तो नहीं है, लेकिन ये पैसिफिक ओशन में ट्रेड रूट्स की सिक्योरिटी के नाम पर बना हुआ एक जासूसी का नेटवर्क है जो आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं। और जब आपने पैसिफिक ओशन में इंटेलिजेंस शेयरिंग करनी है तो किसके खिलाफ करनी है? ऑब्वियसली 100% चाइना के खिलाफ। तो जब आप चाइना के खिलाफ एक तरह के अनडिक्लेयर्ड मिलिट्री अलाइंस में हैं, तो एट द सेम टाइम आप एससीओ में और ब्रिक्स में भी कैसे हो सकते हैं? एग्जैक्टली यही क्वेश्चन मैंने चाइना के जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के हेड हैं यांग ताओ, उनसे पूछा था कि जब चाइना एक ऑफिशियली एक ऐसे अलायंस में है जो कि आपकी जासूसी के लिए बना है, तो कैसे आप उसको एक और सिक्योरिटी अलायंस में जो इस रीजन की सिक्योरिटी के लिए वो उसका भी परमानेंट मेंबर है और ब्रिक्स का भी है। उन्होंने जो उस पर गोलमोल जवाब दिया, जाहिर है वो डायरेक्ट तो नहीं कहते, लेकिन जो उन्होंने जवाब दिया उसका बिटवीन द लाइन मतलब यही था कि इंडिया को किसी वक्त एक बात सोचनी पड़ेगी कि वो किसके साथ है। और हमें भी ये तय करना पड़ेगा, हमें भी किसी वक्त आकर ये फैसला करना पड़ेगा कि हमने इंडिया को साथ रखना है या इसको वेस्ट का साथी समझना है। एक और बात जो इंटरनेशनल शिफ्ट है उसके ऊपर हम सबको तवज्जो देनी चाहिए कि सोशलिस्ट एक नए एंगल से, एक नई ताकत से दोबारा पूरी दुनिया में उभर रहे हैं, जिसकी बहुत बड़ी मिसाल अमेरिका में न्यूयॉर्क मेयर के इलेक्शन में आपको ममदानी साहब की शक्ल में नजर आ रही है, जो खुलकर अपने आप को सोशलिस्ट लिख रहे हैं। एक ज़माने में अमेरिका में ये लिखना अपनी सजाए मौत के पर दस्तखत करने वाली बात होती थी। वो जो फैज़ की मशहूर नज़्म है, हम जो तारीख राहों में मारे गए, वो उन्हीं मियाँ बीवी पर है जो कि जिनके ऊपर सुर्खों का साथी होने की का इल्जाम था और उनको इलेक्ट्रिक चेयर पर उनको बड़ी अजियतनाक। इस वक्त ये है कि वो जो सोशलिस्ट थी सोच, वो एक नए एंगल से, एक नई ताकत से उभर रही है, क्योंकि कैपिटलिस्ट प्रॉमिस और डेमोक्रेटिक प्रॉमिस फेल हो चुका है। तो इंडिया को अब उनके जो कांग्रेस है, क्योंकि वो उन्हीं वैल्यूज के साथ है, ठीक है, तो वो आप देखेंगे कि इंडिया अल्टीमेटली कांग्रेस ताकतवर होगी और इंडिया में भी वही कुफ्ते फिर दोबारा आएंगे और इंडिया होपफुली। अच्छा, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग हाइपोथेसिस। एज मच एज मैं इसके ऊपर मजीद डाइवर्ज करना चाहती हूँ।